हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसटीजी क्लासेस। आज अपन क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट समझने वाले हैं। सबसे पहले हम रिसोर्सेज की बात करेंगे। रिसोर्सेज का अर्थ है एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड। सीधा सीधा मतलब है, ये डेफिनेशन तो अपन क्लास 8 में भी पढ़ के आए हैं। ऐसी सारी चीज, कोई भी वस्तु जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगी, वो सब कुछ रिसोर्स कहलाएगी, भले ही वो कुछ भी हो। ठीक है ना। भले ही हमारा पेन हो, कॉपी हो, पेड़ पौधे हो, हवा हो, कुछ भी हो, सारी चीजें जो भी हमारे आसपास की हमारे एनवायरनमेंट में है, जो हमारी नीड्स को या हमारी जरूरत को किसी ना किसी प्रकार से अफेक्ट कर रही है, पूरा कर रही है, वो सब कुछ रिसोर्स कहलाएंगे। ये हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम 10th में आ गए, तो 10th में कुछ चीजें डेफिनेशन में इम्प्लीमेंट कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। देखिए क्या है। पहली बात तो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरी इकोनॉमिकल फीजेबल, तीसरी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर किसी वस्तु को, किसी चीज को हम रिसोर्स कहेंगे तो उसके लिए 3 कंडीशन फॉलो करना जरूरी है। पहली क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का अर्थ क्या है? कोई भी ऐसा सामान जिसको हम टेक्नोलॉजिकली हम उसको यूज कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मेरे पास एक कार है, बढ़िया कार है। अब अगर उसमें मैं पीछे बैठ करके जा रहा हूँ तो वो मेरे लिए रिसोर्स है, लेकिन मुझे कार ड्राइव करनी नहीं आती। ऐसी कंडीशन में अगर मैं अकेला फंस जाऊं तो क्या वो मेरे लिए रिसोर्स होगी? नहीं, क्योंकि मैं उसको टेक्नोलॉजिकली ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, चला नहीं पा रहा हूँ, एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, सीधी बात है, नहीं होगी। ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज जिसको हम टेक्नोलॉजिकली यूज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगी। जिसको हम यूज कर सकते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स होगी, सीधी बात। दूसरी बात क्या आती है? इकोनॉमिकली फीजेबल। इकोनॉमिकली फीजेबल, कुछ भी ऐसा सामान जो हम शांति से, आसानी से हम खरीद सकते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स होगा, अन्यथा नहीं होगा। है ना। कोई भी ऐसी चीज अपने को पसंद आई कि उसका भाई प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत मतलब हाइक कर दिया हुआ है। कोई कार पसंद आ गई किसी को, किसी की सैलरी है पूरे पर एनम के हिसाब से 10 लाख, उसको कार पसंद आई 1 करोड़ की, तो ऐसी कंडीशन में ले पाएगा क्या? लोन वोन पे ले ले, बात अलग है, लेकिन टेक्निकली तो साउंड नहीं करता ना। इकोनॉमिकली फीजेबल होनी चाहिए, वो खरीद सके, आसानी से खरीद सके, तभी वो रिसोर्स कहलाएगी। तीसरी बात, इंपोर्टेंट बात क्या आती है? कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का अर्थ क्या है? कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है ना। अब कल्चरल एक्सेप्ट करे इसका मतलब क्या है? कि हमें सारी चीजें ऐसी यूज करनी चाहिए जो हमारा समाज माने। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कुछ सामान खा पी रहे हैं या फिर हम कुछ गाड़ी वगैरह यूज कर रहे हैं तो कोई मना करेगा क्या? नहीं। लेकिन कोई एक इंसान है जो बढ़िया सैटरडे नाइट मना रहा है, वो भी रोड पे बैठ करके बढ़िया आइस क्यूब डाल करके, ये समाज में, कल्चर में एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। सीधी सीधी बात, समझ में आ रही है ना। ये समाज में, भरे समाज में एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, सीधी बात है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, वो तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। बात समझ में आई इसमें? किसी को कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स के हैं मेनली, ये तो अपने को बचपन से ही पता है। नेचुरली, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्स कैसे होते हैं? ऐसे रिसोर्स विच कैन बी गेट फ्रॉम नेचर, जो भी हमें नेचर से, हमारी प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं किसी भी प्रकार से, वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स अपन खुद हैं, आप हो, मैं हूं, भैया है, सारे लोग जो भी हैं, सारे लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन मम्मी का एग्जाम्पल लेते हैं। अपन सुबह सुबह उठते हैं, टिफिन बनाते हैं, मम्मी टिफिन बना के देती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है, कपड़े वगैरह धोने की व्यवस्था करती है। हमारे लिए जरूरतमंद है या नहीं है? बिल्कुल है। ऐसी कंडीशन में वो भी एक रिसोर्स है। और ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड का अर्थ है जो भी सामान हमने बनाया है, जो भी ह्यूमन से सामान बनाया है, ये पेन है, मार्कर है, ये कैमरा है, ये माइक है, ये लाइट है, ये बोर्ड है, ये हम कुछ भी देख रहे हैं, कपड़े लत्ते कुछ भी देख रहे हैं, सब कुछ ह्यूमन ने बनाया है, सब कुछ ह्यूमन मेड है। बात समझ में आई? चलिए, नेचुरल रिसोर्स जो है उसको अपन ने 2 पार्ट्स में देख लिया है। हालांकि अपनी बुक में 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ मतलब डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो वो दोनों, ओनरशिप और डेवलपमेंट ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन ये दोनों अपन समझ लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है? 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? जो लाइव, जिसमें कभी ना कभी जिंदगी रही, जीवन रहा हो, वो क्या कहलाएगा? बायोटिक रिसोर्स। फ्लोरा एंड फोना, किसी भी प्रकार का फ्लोरा एंड फोना, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बायोटिक रिसोर्स। इसके अलावा जो भी रिसोर्स मिलेंगे, भले ही वो नेचुरल हो या मैन मेड हो या ह्यूमन हो, कुछ भी हो, मतलब मैन मेड हो या नेचुरल रिसोर्स हो जिसमें लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं है या कभी जिंदा नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे। कोई समस्या है इसमें? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का अर्थ होता है समाप्ति।
ठीक है ना। समाप्ति, समाप्ति के आधार पर क्या है, खत्म होने के आधार पर क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अगर अपन इन दोनों शब्दों को देखें, रिन्यूएबल को देखें, रिन्यूएबल ऐसे कोई भी रिसोर्स जो लगातार नए बन सकें, री मतलब द्वारा, न्यू मतलब नए, एबल मतलब हो सकने वाला, जो लगातार नए बन सके वो रिसोर्स क्या कहलाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएंगे। एग्जांपल के लिए सोलर लाइट, सनलाइट रोज रोज आती है कि नहीं आती है, सूर्य मना तो नहीं करता कि मैंने कल ही दी थी आज नहीं दूंगा, कल की बासी खाओ, ऐसा होता क्या, नहीं होता, रोज रोज आती। सोलर लाइट को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 6 क्लास का आंसर क्वेश्चन है ये, 8 मिनट और 20 सेकंड के आसपास, हालांकि 29 सेकंड के आसपास आता है तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इतना इसमें टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, जो कि लगातार नए नहीं हो सकते। नॉन मतलब नहीं, री मतलब द्वारा से, न्यू मतलब नए, एवल मतलब हो सकना, जो लगातार न्यू नहीं हो सकते। मेटल है, सोना है, एक बार निकल गया द्वारा से उसको निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते। पेट्रोल है, पेट्रोल अपन ने एक बार डाली, घूमे, घूमने के बाद में धुआं निकल गया, खत्म, द्वारा से उसको नया कर सकते क्या, नहीं। रिन्यूएबल रिसोर्स लगातार नए बनते रहते हैं, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स लगातार नए बनने का कारण ये मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही बन जाएंगे, इनमें भी समय लगता है, पर इनके कंपैरिजन में कम समय लगता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में बनने में बहुत मतलब करोड़ों साल, लाखों सालों का टाइम लगता है द्वारा बनने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का अर्थ क्या है, इस टॉपिक में अपन ये समझते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए काफी मात्रा में है, इसमें कोई समस्या नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे लिए कम नहीं पड़ेंगे अगर हम सही प्रकार से यूज करेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये तो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है, फ्री है, हम कैसे भी यूज कर सकते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उसका डिप्लीशन करना शुरू कर देते हैं, उसको खत्म करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग, कुछ पर्टिकुलर लोग, इंडिविजुअल्स के कारण इनका डिप्लीशन बहुत ज्यादा होता है, ये खराबी इनमें बहुत ज्यादा आती है, मतलब ज्यादा यूज कर लेंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे आने वाली जनरेशन या बाकी सारे लोगों के लिए ये सारा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, जितना यूज नहीं करना चाहिए, जिसकी आवश्यकता भी नहीं है, तब भी हम उसको लगातार यूज करते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो खत्म हो जाएंगे, फिर हमें बैठे रहना पड़ेगा शांति से। बात समझ में आ रही, इसीलिए हमें इतने ज्यादा भी यूज नहीं करने चाहिए कि पूरी तरह खत्म हो जाए। चलिए अब अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, ऐसा डेवलपमेंट जहां पर डैमेज ना हो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारा एनवायरनमेंट हम जितना चाहें, मतलब जितना हमें नीड है, केवल उतने ही रिसोर्सेज का प्रयोग करना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा में बल्क करके रख लें, हम संभाल के रख लें, उससे कोई मतलब नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है जितना हमें नीड है, जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी सब्सिस्टेंस नीड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, उतना ही हमें सारे रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, वरना वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हमें आगे प्रॉब्लम आएगी। साथ में क्या है कि शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, साथ में ये है कि हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन हैं उनके लिए भी बचा के रखना चाहिए, जिससे उन्हें वो भी रिसोर्सेज को सही प्रकार से यूज कर सकें, उन तक भी वो सारे रिसोर्सेज पहुंच सकें जो आज हम यूज कर रहे हैं। हमारी फ्यूचर आने वाली जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि 2 साल, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, आज से हजारों साल बाद भी, आज से 2000, 5000, 10,000 साल बाद भी अगर वर्ल्ड ऐसा ही रहता है तो उसको ऐसे रिसोर्सेज सारे के सारे मिलें। इसका मतलब ये है, बहुत सारी जानवर है, बहुत सारी प्रजाति स्पीसीज हैं जो पहले पाई जाती थी, अब खत्म हो गई ना, किसी कारणवश हुई होंगी। तो ऐसा ही अब आगे ना हो, केवल जानवरों के साथ में नहीं, मेटल्स वगैरह, धातुएं वगैरह, या फिर जो हमारे रिसोर्स जिस भी प्रकार से, सारे के सारे रिसोर्स आगे तक भी पहुंचने चाहिए। इसीलिए डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, जितना जरूरत है उतना यूज करो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, आज के डेवलपमेंट के लिए, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में। इसी को लेकर के आगे एक काम बात आती है अर्थ समिट की। अर्थ समिट क्या है, समिट का मतलब क्या है, सम्मेलन है। समिट का मतलब क्या है, सम्मेलन। अच्छा भैया, ये सम्मेलन वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, अपनी व्यवस्था वाला, ठीक है ना। ये सम्मेलन, इसका अर्थ है यहाँ पर बहुत सारे लोग, 100+ हेड्स आकर के, मतलब 100 कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स थे, हेड मिनिस्टर्स थे, वो लोग आकर के मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में क्या बात करते हैं कि भैया हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना है। अच्छा, ये कहाँ पर होती है मीटिंग, रियो डी जेनेरो में होती है। कहाँ होती है, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में। ब्राजील एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। कहाँ की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। कोई समस्या है इसमें? तो रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में 1992 में एक मीटिंग होती है,
जून में, जिसको अर्थ समिट कहा जाता है। इसमें 100 से ज्यादा देश के लोग बाग मतलब जो मिनिस्टर्स होते हैं वो शामिल होते हैं और बात करते हैं, प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जितना भी ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि भैया अचानक से एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलने लग गई है, अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लग गया है, अचानक से साइबेरिया में जो -70 जाता था वो अब -70 नहीं जा रहा है, -50 के आसपास जा रहा है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फाइंड किया और फाइंड आउट करने के बाद में सभी लोगों के सामने रखा कि भैया ये तो समस्या है, अगर आगे चल करके ऐसा होता रहा तो और ज्यादा गर्मी वगैरह बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलने के बाद में क्या होगा? पानी पानी हो जाएगा, पानी होने के बाद में जितने भी आइलैंड कंट्री है वो पूरी डूब जाएंगे, गर्मी भी बढ़ेगी और बहुत सारी प्रजातियां भी खत्म हो जाएंगी, रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम आएगी। इसी बात को इन्होंने सभी लोगों के सामने बोला। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल नाम से एक उन्हें मतलब प्रोग्राम टाइप का था और वहां से एक प्रोग्राम दिया गया जिसको एजेंडा 21 बोला गया। क्या बोला गया? एजेंडा 21। एजेंडा का मतलब क्या होता है? जब भी हम कुछ भी प्लानिंग वगैरह करते हैं तो उसको लेकर के अपन एक एजेंडा बना लेते हैं ना कि अपने को ऐसे ऐसे काम करना है, वही एजेंडा। लेकिन यहाँ पर 21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब है 21st सेंचुरी, अर्थात 21st सेंचुरी के लिए जो भी हम एजेंडा बनाएंगे अपने ग्लोबल मतलब अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए और वर्ल्ड से यूज, अब वर्ल्ड को डेवलपमेंट और वर्ल्ड को प्रिक्योर भी करना है, सिक्योर भी करना है, उसका डेवलपमेंट भी करना है, दोनों कैसे कर सकते हैं? उसी का नाम है एजेंडा 21 कि उसको डेवलपमेंट भी करना है और बचाना भी, दोनों तरह से। ठीक है, तो ये भी 1992 में सेम इसी टाइम पर इसी समय पर होता है, लेकिन इसको हेड कौन करता है? यूएनसीईडी करती है। इसको हेड कौन करता है? यूएनसीईडी। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है भैया, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रख लेना, कोई भी हो, सीबीएसई, एमपी, कोई भी, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, किसी में भी। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रख लेना ये, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये इसका काम क्या है? ये एजेंडा 21 3-4 बातों पे फोकस करने के लिए बोलता है। पहली बात तो ये है कि एनवायरमेंटल डैमेज को कंट्रोल करना है। जितना भी हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, जितने भी हमारे फॉरेस्ट वगैरह खत्म हो रहे हैं, जितने भी हमारे जानवर वगैरह मारे जा रहे हैं, रिसोर्स फालतू के खत्म हो रहे हैं, उन सभी को रोक करके कंट्रोल करना है, जितनी नीड है उतना यूज करना है। दूसरा क्या है? पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना है। गरीबी को दूर करने का अर्थ क्या है? अगर सभी लोगों के पास पैसा होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक होगी, तो वो खाना पीना अच्छे से खा पाएंगे, बीमार नहीं होंगे। जब बीमार नहीं होंगे तो वो अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे तो उनका विकास, डेवलपमेंट होगा, वो भी अपने देश के लिए डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। दो और इसके अलावा क्या है? जब आदमी के पास कुछ काम नहीं होगा तो वो कुछ भी करने लग जाएगा, रिसोर्स को हार्म पहुंचाने लग जाएगा। जैसे बहुत सारे मजदूर वगैरह हैं, कोयला वगैरह निकालते हैं, तो उनको काम करना पड़ रहा है ना, वो कर रहे हैं, तो इसी कारण पॉवर्टी हटाना भी जरूरी है। तीसरी बात क्या आती है? डिसीज। बहुत सारी डिसीज फैल जाती हैं, उसके लिए भी कंट्रोल करने के लिए काम किया जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अपन अफ्रीका में एबोला वायरस की बात करें तो एबोला वायरस एक नदी के कारण फैला, उसको कंट्रोल करने के लिए भी, या फिर कोरोना फैला, या मंकी पॉक्स है, तो ये डिसीज ऐसी हैं जो ग्लोबल डिसीज हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी एजेंडा 21 में बात कही गई है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अदर भी डिसीज, जैसे डायरिया है, डायरिया एक बेसिक डिसीज है लेकिन बहुत सारे लोगों की जान लेती है। जितने भी गरीब देश हैं अफ्रीका में या एशिया में, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की जान ले ही लेती है, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड्स, सारे के सारे देश मिलकर के आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना चाहिए, अब अमीर देश को भी और गरीब देशों को भी, क्योंकि अगर सभी लोग आपस में साथ में ट्रेड करेंगे तो जो सामान मेरे देश में मैं दूसरे देश में पहुंचा सकता हूँ, तो उसके यहाँ उसको खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसके यहाँ जो सामान है वो मुझे पहुंचा देगा, मेरा भी काम चल जाएगा, उसका भी चल जाएगा, एनवायरमेंट भी बचा, ट्रेड भी हुआ, इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक हुई, कोई समस्या है इसमें? चलिए, और इसमें क्या बोला गया कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21, के हर एक लोगों को, लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि जो नगर निगम नगर पालिका, नहीं, एवरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन कंट्रीज को अपने अपने देश में बताना चाहिए कि हमें भी अपना एक एजेंडा बनाना है जिसके हिसाब से हमें अपने देश में विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है, हमारे जो मेन ह्यूमन रिसोर्स है उसको आगे अच्छे से बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट करना है। इसमें आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इसके बाद में अपन सॉइल एंड लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। यही सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो जितने अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर दें लाइक के साथ साथ में। थैंक यू।